तो हमारी इसके पहले वाली वीडियो चार्ज में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ी थी, जहां पे आपने देखा था जब आपके पास सेम चार्ज हो, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्ज हो, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि धक्का लगाते हैं। सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी धक्का लगाते हैं, लात मारते हैं। जबकि अपोजिट चार्ज यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर अपोजिट चार्ज है यानी कि चार्ज ऐसे हो जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो, अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। आपने नोटिस किया दोनों ही कंडीशन में फोर्स तो लग रहा है, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो, फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, यानी कि ऐसी कंडीशन में उस बल को मेजर करना पड़ेगा। नोटिस करना, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, मींस कि अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचे, ऐसी कंडीशन में भी कुछ फोर्स लगा के अपनी ओर खींचेंगे, या एक दूसरे को धक्का लगाएं, एक दूसरे को रिपेल करें और धक्का मार के एक दूसरे से दूर जाए, ऐसी कंडीशन में भी वो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएंगे। और इस फोर्स को ही मेजर करना हमारे इस वीडियो का मकसद है, हमारे इस वीडियो का काम है। लेकिन उसके पहले ये इंट्रो तो देख लो। हेलो एंड वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रॉस द थियरी, और ये है हमारी एक नई सीरीज जिसका नाम है कर्मवीर। इस सीरीज के थ्रू हम क्लास 10th और 12th के बच्चों का बेसिक फिजिक्स पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे, यानी कि फिजिक्स में थियरी के साथ न्यूमेरिकल के साथ एमसीक्यूज के कोर को जाकर पढ़ेंगे और उसके बैरियर को क्रॉस भी करेंगे, यानी क्रॉस द थियरी जाएंगे। इस सीरीज के बाद आपके फिजिक्स में डाउट नहीं बचेंगे, इसका वादा मेरा है। यानी आने वाले 70 दिन अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं और इस सीरीज के हर वीडियो को देखते हैं तो गारंटी के साथ फिजिक्स आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं है। तो इस सीरीज के साथ लगातार बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं। तो हमारे सीरीज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ, जो हमको बताता है कि दो चार्ज के बीच में, मैं अगेन क्लियर करता हूं, टू चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, वो फोर्स कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये भी आप कूलम्ब लॉ से फाइंड आउट कर सकते हो। जब मैं कूलम्ब लॉ की बात करता हूं तो आपको याद आ रहा होगा वो चार्ज का यूनिट जिसको आपने कूलम्ब कहा था। ये वही साइंटिस्ट हैं जिनकी याद में वहां पर हम लोगों ने उस चार्ज के यूनिट को कूलम्ब कह दिया था। एक्चुअली में हम नहीं कहते हैं, ये IUPAC निर्धारित करती है कि किसके यूनिट को क्या रखना है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, जो इस चीज को क्लियर करती है कि किसके यूनिट को क्या रखना है। कूलम्ब वही साइंटिस्ट थे। इन्होंने न्यूटन्स के लॉ को, जो कि हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा था, जो हम लोग दो मास के बीच में लगने वाले फोर्स को मेजर करते थे और इसको बोलते थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि दो मास हमेशा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते रहते हैं। इसको कूलम्ब ने बहुत ही डिटेल के साथ एनालिसिस किया और पढ़ा। उन्होंने कहा अगर मास की तरह चार्ज भी है, यानी मास की तरह चार्ज भी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो जो प्रॉपर्टीज मास की होंगी सेम टू सेम वही चार्ज की भी होगी। चार्ज भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते होंगे, और अगर फोर्स लगाते हैं तो जैसे मास के लिए मेजर करता था, सेम टू सेम वही चीजें लगाकर मैं दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को भी मेजर कर सकता हूं। तो यानी कूलम्ब ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि मैं न्यूटन के फॉर्मूला को उठाऊंगा और उसमें मास को हटाकर उसकी जगह पे चार्ज को सेट करूंगा, और बन गया एक नया फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला को बोला जाएगा कूलम्ब्स लॉ। थोड़ा डिटेल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है Q1 एंड सेकेंड वन इज योर Q2। बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं मेजर कर लेता हूं, जो कि मान के मैं लिख देता हूं R। ठीक है, यानी दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने मेजर कर लिया और मैंने सोचा कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखूंगा, R रखूंगा, क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट करना है डिस्टेंस को, तो मैंने इसको R के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आपको अच्छा लगता है आप D रखें, आपको अच्छा लगता है आप X रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दो चार्ज है Q1 एंड Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस है R। ऐसी कंडीशन में ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। दो चार्ज है तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। क्योंकि हमने यहां पर क्लियर नहीं किया है कि Q1 क्या है Q2 क्या है, ऐसी कंडीशन में वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे कि रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, आपको मालूम नहीं है। यानी एक दूसरे को धक्का लगा के एक दूसरे से दूर हो जाएंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, इस चीज को मैंने क्लियर नहीं किया है। पर इतना तो फिक्स है कि फोर्स लगाएंगे। यानी कि दो चार्ज एक दूसरे से R दूरी पर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो इनके बीच लगने वाला फोर्स है
वो इन चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मैं इन चार्ज को बढ़ाऊंगा, इनकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा, तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो भी बढ़ेगा। इसको क्लियर रखना। यानी फोर्स जो है इन चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मैंने यही बात को डबल इन्वर्टेड कोमा में डिटेल से लिखा है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज। यहां टू मीन्स वो दो वाला नहीं है, यहां टू मीन्स है कि जो आप यूज करते हो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज। यार नोटिस करना भाई, जो फोर्स लगेगा दो चार्ज के बीच में वो इनके चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर इन चार्ज की क्वांटिटी को मैं बढ़ाऊं तो सिंपल सी बात है कि फोर्स भी बढ़ेगा। इसको अगर वन वर्ड में लिखना है तो फोर्स, मान लिया इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है, ऐसी कंडीशन में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2 के। नोटिस करना, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, यानी Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाई ऑफ द चार्ज। यहां पर फोर्स लगेगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के। बट एक्चुअली में आप नोटिस करते जाइए, हम जब ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ते थे तो Gm1 m2 अपॉन में r² की बात करते थे। m एंड m2 की जगह पे आपने नोटिस किया Q1 एंड Q2 आ गया। यहां भी मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता था फोर्स, मैं इसको Fg लिख देता हूं। यहां पर चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि मास और चार्ज के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज तो है, उन्होंने क्या किया, मास की जगह पे रख दिया चार्ज। क्लियर रहेगा। तो आपने कहा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, वहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। दिख रहा है क्या, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के, यानी कि 1 अपॉन में r²। सिंबल तो प्रोपोर्शनल का ही आता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखने के लिए आप 1 अपॉन में लिख देते हो चीजों को। क्लियर रहेगा। तो जब मैं कहता हूं फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है तो वो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करा दो, और अगर मैं कहता हूं कि उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करा लो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स उसके, तो उसको भी लिख दिया मैंने। क्लियर करो। कूलम लो कहता है दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, दोनों के बीच में फोर्स लगता है। ये फोर्स जो होता है वो उन चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, जो आपने लिख दिया। वहीं जो उनके बीच का गैप है, डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंबल वही 1 अपॉन में लिखा। तो दोनों को अलग अलग क्यों लिखना, एक साथ में लिख देते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई साथ में लिख देता हूं Q1 Q2। देखो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मींस ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मींस अगर मैं ये बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा, घटेगा। यानी ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, और ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, उल्टा रिलेशन। ठीक है, दुश्मनी का रिलेशन। वही यहां पर अगर आप कहते हो तो दोस्ती का रिलेशन, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी अपने आप क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों की बात देखो साथ में लिख दिया, 1 अपॉन में r²। अभी भी देखो Q1 एंड Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने नोटिस किया, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक बात है जो आपने इस स्टेटमेंट के बेस पर यहां पर लिख दी है। ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये तो एक बात है जो आपने इस स्टेटमेंट को उठाया और उठा के यहां पे रख दिया और बोला कि बस यही मेरा काम है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए बना सकते हो। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा। मैथ कहता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो एक कांस्टेंट जरूर लगाओ। इस केस में जो मैं कांस्टेंट जोड़ रहा हूं वो है k। नोटिस करेंगे इस केस में जो मेरा कांस्टेंट है वो है k। तो k एक्चुअली में एक कांस्टेंट है। आपने अभी अभी कहा क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया, और इस केस में जो कांस्टेंट है वो है k। इसको कांस्टेंट बोल दिया मैंने। इस कांस्टेंट को एक नाम दे देते हैं और आज से आप याद रखेंगे ये कांस्टेंट को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K मीन्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी फिक्स है और वो है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ K की वैल्यू भी फिक्स है। लेकिन इसके यूनिट को लिखते समय आप हो जाते हो कंफ्यूज। क्लियर कर लो यूनिट को।
आर स्क्वायर को नीचे लाओ, क्योंकि के का यूनिट चाहिए तो के को सब्जेक्ट बना लो वहां फॉर्मूले में। चुपके चुपके करना, ये मन में किसी को बताना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया चुपके चुपके, यानी किसी को बताना नहीं है लेकिन कर लेना है। के को सब्जेक्ट बना लो जरा, तो एफ की तरफ चला गया आर स्क्वायर, और Q1 Q2 कहां आ गया, नीचे आ गया। देखो जरा के, अब इसके यूनिट को बनाते हैं। तो फोर्स का तो होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, बट स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। एक चार्ज का कूलम, सेकंड चार्ज का कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, ये बन गया इसका यूनिट, यानी कि 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आ गया आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इसके लिए। अब आप सोचेंगे सर ये फॉर्मूला या ये वैल्यू आपने कहां से उठाई, ये वैल्यू अपने आप आपको सपने में आया क्या? नहीं, इस वैल्यू के कुछ प्रैक्टिकल मान्स हैं जो कि आते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के से आपका पीछा छूटा नहीं कि एक नया टर्म आ गया और वो है एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को बोला जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ दी स्पेस। एक्चुअली में यहां E0 है, इसको नोटिस करना। जब जब 0 आ जाए तो समझ लेना कि स्पेस की परमिटिविटी दिया है। ये एक्चुअली में एक विशेष तरीके का कांस्टेंट है, एक अजीब तरीके का कांस्टेंट है, जिसके बारे में डिटेल से आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 में मालूम चलेगा। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, अभी आराम से एकदम इसको पचा ले जाओ। जैसे बताया बस उसको अपने दिमाग में रख लो, नो क्वेश्चंस दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। जैसे अभी एकदम आप नई शुरुआत कर रहे हो, अभी क्वेश्चंस दिमाग में नहीं लाने हैं, अभी बस थोड़ा सा एक्सेप्ट करना है चीजों को, थोड़ा सा एक्सेप्टेंसेस आ जाएगी तो लास्ट में चल चल के धीरे धीरे आप इसका जवाब खुद ही खोजने लग जाओगे। नोटिस करना, जब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, ऐसी कंडीशन में मैंने आपसे कहा कि जो फोर्स होता है वो इन चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि उनके बीच के जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपने रख दिया दोनों चीजों को, आपने कहा अलग अलग क्यों लिखना, एक साथ में लिख देता हूं, आपने साथ में लिख दिया। देखो अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैथ में कहता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो एक कांस्टेंट लगाओ, आपने एक कांस्टेंट लगा दिया। इस कंडीशन में जो कांस्टेंट लगाया आपने उसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिप्रेजेंट एज के। इसकी वैल्यू फिक्स है, वो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चुपके चुपके किसी को बताना नहीं है। के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से इसकी वैल्यू लेके आए थे हम, जहां 4 पाई तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वहीं E0 जो है ये कांस्टेंट है जिसे परमिटिविटी ऑफ स्पेस कहा जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। वो है, वैसे तो k का वैल्यू रखकर E0 निकाल ही सकते हो, पर एक्चुअली में इसका उल्टा हुआ है, E0 की वैल्यू रखकर k की वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, तो E0 की जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻12। k को नीचे लाओ, एप्सिलॉन 0 को ऊपर ले जाओ, क्योंकि इसके यूनिट को लिखना चाहते हो। मैं बार बार कहता हूं कि यूनिट लिखना हो, अपने स्टूडेंट्स से हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको यूनिट लिखना होता है, फॉर्मूले में जिस चीज की यूनिट लिखनी है उसको एक साइड सब्जेक्ट बना लो और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ और फिर बनाओ, हमेशा सही बनेगा ऐसे फॉर्म में। वैसे तो 2-4 बार करने के बाद आपको याद रह जाएगा। के नीचे आ गया तो के का तो भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, तो नीचे आया तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, तो बना कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी भी अपनी वैल्यू है जो है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया कूलम का लॉ। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो। आपने नोटिस किया होगा ये कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले के जैसा ही दिख रहा है, बस यहाँ मास की जगह पे चार्ज है, डिस्टेंस अपनी जगह पे है, फोर्स अपनी जगह पे है, कांस्टेंट क्योंकि यहाँ मास के लिए था तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक क्योंकि इलेक्ट्रिक में बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया। तो अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद रहे तब भी आप इसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। ये आपके लिए कूलम लॉ, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके वेक्टर फॉर्मेशन को भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए भाई अभी वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो अभी इसके पहले आपने कूलम्स लॉ पढ़ा। कूलम लॉ में मैंने बताया कि भाई दो चार्ज है उनके बीच में फोर्स लगता है, फोर्स लगेगा तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, और इस फॉर्मूले का यूज करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। पर डायरेक्शन की कहीं बात की क्या? कहीं नहीं की। यानी कि डायरेक्शन क्या होगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा उस फॉर्मूले से।
बट डेली लाइफ में जो चीजें हैं वो होती हैं 3D के अंदर, और सबके अपने अपने स्थिति सदिश हैं, यानी सबकी अपनी एक कंडीशन है, अपना एक प्लेस है। नोटिस करना, ये चार्ज है, ये कुछ इस पोजीशन पर है और एक दूसरा चार्ज है वो कुछ इस पोजीशन पर है। ऐसी कंडीशन में इसका कुछ डिस्टेंस x से भी है, x एक्सिस, y से भी है, एंड z एक्सिस जो कि आपकी तरफ आ रही है उस पर भी है। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक डायग्राम बना रखा है। नोटिस करना, पहले तो मैं क्या कह रहा हूं इसको एकदम क्लियर रखना। मेरे पास एक 3D डायग्राम है जिसमें मैंने कहा x, y एंड z, जहां x मैंने इस एक्सिस को माना है, y ये इस एक्सिस को माना है, और z यानी कि ये आपकी तरफ आने वाली एक्सिस को माना है। नोटिस कर रहे हो? ओके, एक चार्ज यहां कहीं है, नोटिस कर रहे हो, यहां पर है, ना ही x पर है, ना ही y पर है, और ना ही आपकी तरफ z पर है। ये तो एक्चुअली में बीच में कहीं पर है, जिसका कुछ डिस्टेंस x से भी है, x एक्सिस से भी है, x एक्सिस से भी है, और y वाले एक्सिस से भी है। यानी कि इसका जो पोजीशन है वो एक्चुअली में x से भी कुछ है, y से भी कुछ है, एंड z से भी कुछ है। तो मैंने ऐसे दो चार्ज ले रखे हैं Q1 एंड Q2, जिनके लिए पोजीशन x1, x1, y1 एंड z1 है। वहीं दूसरे वाले की पोजीशन x2, y2 एंड z2 है। मेन पॉइंट यानी कि ओरिजिन से इनका डिस्टेंस r1 एंड r2 जितना है। तो इनके बीच का गैप कितना होगा, पहले तो एक बार इसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि कूलम्स लॉ में आपने चार्ज के लिए जो फॉर्मूला लिखा है, लास्ट वाले लाइन में आपने जो r का स्क्वायर लिखा है, वहां r उन चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, ना कि ओरिजिन से उनका डिस्टेंस है। तो उनके बीच का डिस्टेंस आपको चाहिए, तो उनके बीच का डिस्टेंस कुछ ये है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो। इसको निकालने के लिए मैं यूज करूंगा मैथ की एक थ्योरम जो कहती है कि अगर मैं इनके बीच का गैप ले लूं तो ये जो बचेगा ना मेरे पास, वही एक्चुअली में ये वाला डिस्टेंस भी है। यानी कि अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस r2 माइनस r1 निकालना है, और इसको लिख दूंगा मैं r21। नोटिस कर रहे हो, r21, यानी r2 और r1 के बीच का जो गैप निकाला उसको लिख दिया r21। इसको मैं r12 भी लिख सकता था, पर आपको मालूम है कि 1 जो है वो छोटा है, 2 जो है वो बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को ही माइनस कराऊंगा, जिससे मेरा आंसर पॉजिटिव मिले ना कि नेगेटिव मिले। ओके, तो r2 माइनस r1 कर दिया और मुझे इनके बीच का गैप मिल गया। आप जब ऐसा लिखो तो नोटिस करना 1 से 2 का डिस्टेंस, ठीक, 1 से 2 का डिस्टेंस, और ऊपर वेक्टर ये बताता है कि सब चीज डायरेक्शनल चल रही है, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस के बेस में चल रही है। ठीक, अब सेम टू सेम वही कूलम का फॉर्मूला उठाना है और उसको सही तरीके से एडजस्ट करना है। बस देखेंगे, मैं बताता हूं क्या करना है एक्चुअली में। कूलम देखिए भाई, दो चार्ज हैं Q1 Q2, ओरिजिन से डिस्टेंस R1 एंड R2, इनके बीच के गैप का भी आपको पता है। मैं कह रहा हूं कि Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा। Q1 किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो क्या Q2 ने कसम खा रखी है? अरे नहीं यार, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। Q1 भी Q2 के ऊपर लगाएगा, Q2 भी Q1 के ऊपर लगाएगा। तो यहां पर एक टाइम पे तो एक ही तरीके का फोर्स मेजर कर सकता हूं ना मैं, कि मैं आपके ऊपर कितना लगाऊंगा या आप मेरे ऊपर कितना लगाओगे। हालांकि चुपके चुपके मुझे पता है कि दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल रहने वाली है, लेकिन इक्वल भले ही रहे, फाइंड आउट तो एक बार में एक का ही करोगे ना। तो पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कि Q1 Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। सो फोर्स बाई Q1 ऑन Q2, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो फोर्स को देखना, नोटिस करना कैसे लिख रहा हूं। 1 लगा रहा है 2 के ऊपर, 1 लगा रहा है 2 के ऊपर। मैं पीछे हूं ना, मैं 1 हूं, आप मेरे आगे हो 2 हो, तो मैं आपके ऊपर फोर्स लगा सकता हूं। आप घूम के मेरे ऊपर नहीं लगा सकते, मैं आपके ऊपर फोर्स लगा सकता हूं। तो जो पीछे होता है वो फोर्स लगाता है, 2 पर लगता है। तो फोर्स 2 पर कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है, तो 2 से 1 पर लगेगा, सॉरी 1 से 2 पर लगेगा। मैं पीछे हूं, मैं धक्का लगा सकता हूं, मैं ही फोर्स लगा सकता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो 1 लगाएगा 2 पर पहली कंडीशन में, मैं 1 से 2 का ही मेजर कर ही रहा हूं। सो फॉर्मूला वही का वही कि Q1 Q2, भाई चार्ज वही दो है,
अपोन में डिस्टेंस तो इस बार मुझे पता चली गई, तो r21 का स्क्वायर, ठीक है, डॉट r21 का कैप, R21 का कैप। ये बिल्कुल ही नई चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है, इसके बारे में भी क्लियर करता हूं। फिलहाल देख ले, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर भी मैं वेक्टर लगा देता हूं। यहां डिपेंड करता है, जो जो वेक्टर होंगे उन सब के ऊपर वेक्टर लगा के रखना। आर स्क्वायर लिख दिया तो ये तो एक तरीके से कौन सी वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन तो गायब हो गया इसके साथ में, स्क्वायर माइनस को भी हटा देगा, तो डायरेक्शन की यहां कोई वैल्यू नहीं रही। तो यहां अगर आप वेक्टर हटा भी देते हो तो भी कोई आपको कुछ बोलने नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक तरीके से मैग्नीट्यूड बन गया, स्क्वायर है ना, तो इसको मैग्नीट्यूड बना दिया। अब देखना यहां पर जो कैप लगाया है, एक्चुअली में जब भी आप वेक्टर फॉर्म किसी भी फॉर्मूले का लिखो तो वहां पर उससे रिलेटेड एक टर्म यूज किया जाता है जिसको आप कैप बोलते हो। एक्चुअली में फोर्सेस को एक्स, वाई एंड जेड के डायरेक्शन में डिवाइड करना जरूरी है, और ये कैप यही काम करता है, ये बैलेंस रखता है एक्स, वाई और जेड के फॉर्म में, और उस फोर्स के फॉर्मूले के अंदर फोर्स को सही तरीके से डिवाइड करता है, एक्स, वाई एंड जेड के फॉर्म में एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा जैसे उसको करना चाहिए, जितना लगेगा। तो कैप का यही काम है, ये आपके फॉर्मूले को बैलेंस करता है 3D में, ठीक है। इसकी वैल्यू भी फिक्स है, देखिए जरा, इसका भी कुछ फॉर्मूला है, और वो होता है R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में अपॉन में R2 R1, किसमें, मैग्नीट्यूड में, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, बार के अंदर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड लेना है। R2 माइनस R1 तो आपने निकाल रखा है, जो भी आए उसका मैग्नीट्यूड आपको तो मालूम ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 प्लस y2 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है, बार निकालना। तो इसके मैग्नीट्यूड को यहां पर रख दिया, और ये सब आप 11th में सीख के आए हो, ठीक। यानी इस फॉर्मूले में उठाकर बस इसको पुट कर देना है। सो F21 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R21 स्क्वायर, वेक्टर लगाऊं या नहीं लगाऊं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड है हमारे पास। R21 का कैप तो उसकी जगह पे अब मैं ये रख सकता हूं, जो कि है R2 माइनस R1, यहां तो सिर्फ नॉर्मल माइनस है तो यहां वेक्टर गायब नहीं करना, अपॉन में नीचे तो पहले से ही हमारे पास मैग्नीट्यूड रखना है, तो मैग्नीट्यूड में हटा देता हूं, या इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, ये भी मैग्नीट्यूड, तो क्यूब बन गया। तो R21 का वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन में, अच्छा यहां लिख देता हूं पहले तो R2 माइनस R1, इसको अपनी रिस्पेक्ट दे दो, उसके बाद इसको R21 की क्यूब लिख दिया। मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो यहां इसको हटा के R21 भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। इतना फोर्स लगाएगा 1 2 के ऊपर जब ये वेक्टर फॉर्म में है, देखने में कितना भी डरावना क्यों ना लगे, पर अगर क्वेश्चन करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब अगर 1 2 के ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है तो 2 1 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो आपको तो पहले से ही मालूम है, बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना मैं आपके ऊपर लगाऊंगा आप भी मेरे ऊपर उतना ही लगाओगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे। मीन्स की बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपको तो मालूम है F21 उतना ही फोर्स F12 भी, यानी 2 1 के ऊपर भी लगाएगा, 1 2 के ऊपर जितना लगा रहा है 2 1 के ऊपर भी उतना ही लगाएगा, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। मींस कि न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से हमेशा फोर्स इक्वल लगता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्मेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कुछ नहीं है, सब कुछ है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब इतना इजी है ये फॉर्मूला कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको सिर्फ ये कैप आता हो तो इस कैप की मीनिंग, ये उठाया यहां रखा और फॉर्मूला देखो कितना बढ़िया हो गया। गड़बड़ कहां होती है मैं बताता हूं, गड़बड़ होती है वेक्टर लगाने में। कई बार वेक्टर कहीं पे लगा देते हैं और कहीं पर नहीं लगता है, तो कंफ्यूज हो जाते हो कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है। जहां जहां स्केलर क्वांटिटी हो वहां कोई जरूरत नहीं है, जहां जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वहां भी कोई जरूरत नहीं है, यानी जिसमें वेक्टर की जरूरत हो विथ डायरेक्शन उसी के लिए ही ये लिखना। अब जैसे मैं यहां पे अगर वेक्टर हटा दूं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, क्योंकि आपने डायरेक्शन बता रखी है प्लस माइनस से, तो मैं हटा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको नोट कर लेंगे, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही।